सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक स्मॉल सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, खासकर हम वो क्वेश्चन लेने वाले हैं जो क्लिनिकली रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हम वो क्वेश्चन लेने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट पीजी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ 2018 क्वेश्चन। तो बेसिकली दे हैव आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चंस रिगार्डिंग एंटीफंगल ड्रग्स। इवन दियर साइड इफेक्ट भी पूछे गए हैं, उनके यूज़ पूछे गए हैं और उनके स्पेसिफिकली पूछे गए हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। तो पहली बात तो ये है, जो एम्फोटेरिसिन बी जो है वो पोलीइन है। ये पोलीइन ग्रुप की ड्रग है। पोलीइन, इसका नाम पी से है, पोलीइन। इट क्रिएट्स पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट करती है, जहाँ से पूरा का पूरा इट इंक्रीजेस द परमेबिलिटी। सो जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, एंड फंगस विल डाई। So that's how it acts. So it acts by the making pores in cell membrane. इसके अलावा जो एक ड्रग्स है उसका नाम है फ्लूकोनाजोल। जो फ्लूकोनाजोल्स हैं, जो इनको बोलते हैं एजोल्स, ये इनहिबिट करती है। दे इनहिबिट्स बेसिकली, अगर आप पढ़ेंगे तो एक एंजाइम का नाम है 14D मिथाइलेज इनहिबिट करती हैं। तो बेसिकली दे इनहिबिट लेनोस्टेरॉल सिंथेसिस, इसको ब्लॉक करती है। एक ड्रग है टर्बिनाफिन। ये जो ड्रग है ये इनहिबिट करती है स्कोलिन एपोक्साइडेज को। सिंपल गाइज, ये बात याद रखना आप लोग। एक ड्रग ऐसी है जो कि इसका नाम है, जिनको हम लोग बोलते हैं इकाइनोकेंडिन्स, उनको बोलते हैं इकाइनोकेंडिन्स, जिसका एग्जांपल है कैस्पोफंगिन्स। ये दे इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल, आप लोग इतना याद रखना। और एक बात जरूर याद रखना, जो ये फ्लूकोनाजोल है, इट कॉजेस एंटले बिक्सलर सिंड्रोम। तो बेसिकली अगर कोई मदर इसको खा ले व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, इट कैन लीड टू दिस सिंड्रोम। ये पढ़ लेना इसको ऑनलाइन करके आप। एक सिंड्रोम है जो कि फ्लूकोनाजोल कैन कोज। इसके अलावा एक चीज़ आप याद रखना, एक ड्रग है बोरिकोनाजोल। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है पहले। जो बोरिकोनाजोल ड्रग है, इट कोजेस पेरियोस्टाइटिस। ऐसे क्वेश्चन आया था कि फोटो दिखाई थी, हाथ पैर में उसके पूरे हैंड्स ब्लैक हो चुके थे और पेशेंट हैड सीवियर पेन। तो पूछा था कौन सी ड्रग कर सकती है, तो कर सकती है बोरिकोनाजोल। सिंपल। ये क्वेश्चन 2019 में आया था कि एक दे हैव डन सिस्टोस्कोपी एंड दे फाउंड मल्टीपल येलो वाइट प्लेक्स हैं ब्लैडर के अंदर। साथ में दिखाई थी ये इमेज। ठीक है गाइस, ये ब्लैडर की हिस्टोलॉजी है। आप देखिए, ये फोटो देख पा रहे हैं आप? ये कुछ इस तरीके की फोटो है। ये कुछ इस तरीके की, ये कुछ इस तरीके का है। इट्स अ लेमिनेटेड फोटो। एक लेमिनेटेड बॉडी है। इस बॉडी का नाम है, इसका नाम दिया हुआ है मिकेलिस गटमन बॉडी। बड़ा फैंसी सा नाम है। तो बेसिकली इट्स अ बॉडी विच इज सीन विद अ chronic inflammation, usually the cause is unknown, mostly the bacterial causes, which leads to malakoplakia. So basically chronic inflammation of the bladder is known as malakoplakia. So basically it's a malakoplakia. So हम हमेशा दो चीज़ें पढ़ते हैं ब्लैडर के अंदर। एक पढ़ते हैं हनर अल्सर, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन। इट्स अ वेरी हाईली पेनफुल कंडीशन। इट इज नोन एज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस बोलते हैं। और जो ये है एम्फाइसीमेटस सिस्टाइटिस, ये बेसिकली इट इज कोज ड्यू टू क्लोस्ट्रिडियम परफिंजिस। बेसिकली एम्फाइसीमेटस जो है, इट इज कोज ड्यू टू क्लोस्ट्रिडियम परफिंजिस इन द डायबिटिक पेशेंट। ये डायबिटिक पेशेंट में होती है। और जो चौथा नाम दिया हुआ है हेमरेजिक सिस्टाइटिस दिया हुआ है ना, हेमरेजिक सिस्टाइटिस, ये सबको पता है। इट इज कोज ड्यू टू ए ड्रग।
और ड्रग का नाम है, सबको पता है ड्रग का नाम क्या है, साइक्लोफॉस्फेमाइड। ठीक है गाइस, बट आपको बताने वाला हूँ एक चीज़, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि एक पेशेंट का बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ है और विद इन 1 और 2 मंथ्स के अंदर पेशेंट डेवलप सिस्टाइटिस विच इज हेमरेजिक, सो द आंसर इज इट इज ड्यू टू ड्रग ड्यू टू साइक्लोफॉस्फेमाइड। अगर आप पूछ लें पेशेंट हैज डेवलप्ड hemorrhagic cystitis after 6 months of bone marrow transplant, then the answer is BK virus, then the answer is BK virus। ये बात जरूर से याद रख लें भाई लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे नीट में। अगर आफ्टर 6 मंथ हो रहा है ट्रांसप्लांट के बाद, दैट इज ड्यू टू BK वायरस। और हम क्या पढ़ रहे हैं, मेलिकोप्लेकिया। तो इसमें जो दिखाई हुई थी ये थी मिकेलिस गटमैन बॉडी। ठीक है, मिकेलिस गटमैन बॉडी। गाइस ये बहुत फैंसी सा नाम है, बट एक्चुअली जो चीज है ना, ये बेसिकली इट्स ए एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अब आप बोल रहे होंगे ये सर ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भाई ये कुछ है नहीं, ये बेसिकली ड्यू टू नेक्रोसिस, ड्यू टू डेथ ऑफ टिश्यूज, इट्स अ बॉडी नोन एज मिकेलिस गटमैन बॉडी, और कुछ भी नहीं है। इट इज सिमिलर, इट्स एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। इसके अलावा दो एग्जांपल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको बताऊंगा, आपको नाम याद आ जाएगा उसका, वो है सेमोमा बॉडी। ये नाम सुनते हैं बार बार आप, सेमोमा बॉडी। ये भी बेसिकली इट्स एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। इसके अलावा आपने एक चीज़ और सुनी होगी, हम बहुत कॉमनली सुनते हैं ये चीज़, मोंकेबर्ग, नाम सुना होगा आपने, मोंकेबर्ग स्क्लेरोसिस नाम सुना है। ये कोई डिसीज नहीं है, ये एज रिलेटेड बेसिकली चेंजेस है हमारी आर्टरीज के अंदर। इट्स ऑल्सो एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ओके गाइस, तो ये बिल्कुल याद रखना है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए 45-year-old वुमेन हु वाज अ नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन प्रेजेंट्स विद इमरजेंसी रूम with loss of consciousness, chest pain and diaphoresis. On examination, she was unstable, she was vitally unstable and pulses were unequal. तो यहाँ पे जो पल्स है वो भी अनइक्वल है। ECG has non specific, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, ECG has non specific HTT changes. What is the most appropriate next step? तो गाइस क्वेश्चन सिंपल है कि एक लेडी को हाइपरटेंशन है जो आई है इमरजेंसी रूम में विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेस्ट पेन, डायफोरेसिस। अब गाइस में दिक्कत क्या हुई थी, इस क्वेश्चन में दिक्कत ये हुई थी कि जो मैक्सिमम गाइस के माइंड के अंदर जो पहला आंसर आया था, मैं बता रहा हूँ यहाँ बच्चों को क्या होता है, द फर्स्ट थिंग बच्चों माइंड में जो आ रही है वो आती है, द फर्स्ट DD इज MI। वो सोच के उन्होंने आंसर लगा दिया ट्रोपोनिन्स, जबकि ऐसा नहीं है। लेट मी टेल यू ये MI क्यों नहीं है। गाइस देखिए, अगर ये MI है, क्योंकि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, पेशेंट को LOC हो गया, चेस्ट पेन हो गया, एंड शी इज हैविंग अनस्टेबल, शी इज वाइटली अनस्टेबल, तो दिस MI हैज टू बी स्टेमी। अगर ये MI होता तो इट हैज टू बी स्टेमी। सिंपल गाइस, स्टेमी होगा तो ECG में मिलेगा ST एलिवेशन, और यहाँ पे नहीं है ST एलिवेशन, तो फिर ये क्या है, STT नॉन स्पेसिफिक चेंजेस प्लस वाइटली अनस्टेबल प्लस टीयरिंग। अगर ये लिख दे टीयरिंग चेस्ट पेन तो हमारा बहुत सारा काम हो जाए, प्लस अनइक्वल पल्सेस। गाइस आपके माइंड में एक ही DD आनी चाहिए ये सब सुन के, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, देयर इज अ केस ऑफ, इट्स अ केस ऑफ एओर्टिक डिसेक्शन का केस है ये। इसमें क्या होता है बेसिकली, दी जो इंटीमल लेयर होती है आर्टरी की वो फट के ब्लड गोज इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट, सो उसकी वजह से पल्सेस आर अनइक्वल। इट्स अ केस ऑफ एओर्टिक डिसेक्शन। पेशेंट को अगर एओर्टिक डिसेक्शन है, इफ पेशेंट वाइटली अनस्टेबल है, अगर पेशेंट वाइटली अनस्टेबल है तो आप उसको देंगे, फर्स्ट थिंग आप देंगे उसको IV फ्लूइड्स, उसको देंगे IV फ्लूइड्स। यू हैव टू गो फॉर ट्रांस इसोफेजियल इको, दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगर ये केस इफ पेशेंट का बीपी मोर देन 120/80 है, तो
आर टारगेट इज टू लो डाउन द बीपी, यहाँ बीपी को हम लोग कम करेंगे। तो यहाँ पे वी हैव टू गिव 2 ड्रग्स, वन इज एस्मोलोल प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये 2 ड्रग हमें देनी पड़ेगी। वी हैव टू गिव दिस 2 ड्रग्स टू कंट्रोल बीपी। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, या फिर यू कैन गिव एनी बीटा ब्लॉकर, ठीक है। और यू हैव टू गो फॉर CCT, दिस इज द मेडिकेशन ऑफ चॉइस। अगर पेशेंट वाइटली स्टेबल है देन यू हैव टू गो फॉर CCT फॉर वाइटली स्टेबल पेशेंट। अगर पेशेंट अनस्टेबल है यू हैव टू गो फॉर ट्रांस इसोफेजियल इको। हाइड्रोलाजिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, हाइड्रोलाजिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ये आपको नहीं देनी, ये ड्रग आपको नहीं देनी है, ठीक है। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग। सेकंड क्वेश्चन ये है विच इज नॉट ए रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है विच इज नॉट ए रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो गाइस आपको ये चीज याद रखनी है, साइंस ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, आपको दोनों चीज आपको ये याद रखनी है। सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है ये। तो देखो अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर है, सिंपल चीज है, देयर विल बी पल्मोनरी वीनस कंजेशन, ठीक है गाइस। अगर पल्मोनरी वीनस कंजेशन होगा तो पेशेंट विल हैव पल्मोनरी एडिमा, ठीक है गाइस। तो फ्लूइड विल एक्युमुलेट इन द इंटरलोबल फिशर्स व्हिच कॉजेस कर्ली बी लाइंस, Number 3, it will also causes interstitial edema. Obviously बात है, it will causes हमारी जो pulmonary veins है, it will go like this. There will be cephalization of pulmonary veins. ठीक है गाइस। अगर पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर होगा पेशेंट को अगर, तो ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड विल गो टू द superior vena cava and inferior vena cava. So patient will have pedal edema, patient will have ascites, patient will have hepatomegaly and pulmonary effusion. ठीक है गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, which is not a radiological sign. तो आंसर क्या होगा आपका? जब बी लाइन्स मिलती हैं, ये मिलता है, आंसर होगा फोकल ओलिगीमिया. फोकल ओलिगीमिया इज अ फीचर ऑफ pulmonary embolism which is known as Westermarck sign. क्या बोलते हैं इसको? Westermarck sign. एक्सरे में एक है पाला साइन, एक है हैम्पटन सम, ठीक है। एक साइन होता है मैककॉनेल साइन, याद रखें। ये साइन मिलता है इको पे, ये सब मिलते हैं एक्सरे पे, ठीक है गाइस। मैककॉनेल साइन, मैककॉनेल, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसको आपको लाके दे दिया आपको मैंने क्वेश्चन ये। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू एवरीबडी. ए 60-year-old man presents with an episode of acute onset dizziness with loss of consciousness which lasted for few seconds followed by regaining full consciousness. No history of similar events in the past. What is true about diagnosis? चलो इसको हम करते हैं, इसको विल डाइसेक्ट, ठीक है। सो गाइस, अगर पेशेंट को सडन ऑनसेट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुई फॉर फ्यू सेकंड्स, तो इट हैज टू बी ए केस ऑफ सिंकपी. सिंकपी मीन्स डिक्रीज परफ्यूजन टू द ब्रेन. सो इट हैज टू बी ए केस ऑफ TIA, बिकॉज ये TIA हो सकता है, TIA की फ्यू सेकंड्स के लिए सप्लाई कम हुई, वापस रिगेंड हो गई. तो CT कराओगे तो CT में क्या आएगा? CT में कुछ भी नहीं आएगा, CT विल बी नॉर्मल. तो CT का कोई रोल है नहीं, ठीक है गाइस. अब एम्बुलेंस कहाँ से गया? मोस्ट कॉमन एम्बुलेंस आते हैं हार्ट से. हार्ट में मेनली क्या होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन. और बिकॉज आप ये देख रहे हो इस पेशेंट की जो एज है, पेशेंट 60 ईयर का है, ठीक है गाइस. 60 का पेशेंट के अंदर हाई रिस्क ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन. आप करोगे ECG. अगर ECG नॉर्मल है तो डू नथिंग, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है गाइस. देयर इज नो रोल ऑफ, कुछ नहीं करना आपको. यू कैन गो फॉर डोपलर ऑफ, मेनली यू कैन गो फॉर डोपलर ऑफ
नेक वेंस, आप नेक आर्टरी सॉरी आप डोपलर ऑफ आप इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का डोपलर करा के देख सकते हो, बाकी देयर इज नो रोल। अगर ईसीजी में एट्रियल फिब्रिलेशन है देन यू कैन ट्रीट। ठीक है गाइस, सिंपल फंडा यही है। अब आप देखते हैं आंसर क्या दिया है इसका। व्हाट विल यू डू, फर्स्ट हम करेंगे ईसीजी टू रूल आउट फिब्रिलेशन, बिल्कुल करेक्ट, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा क्या दिया है इसने, ईसीजी अगर नॉर्मल है सीटी हेड शुड बी डन, नो सीटी हेड का कोई भी रोल नहीं है, यू हैव टू गो फॉर डोपलर ऑफ नेक, डोपलर ऑफ नेक टू लुक फॉर एनी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कुछ मतलब कुछ थ्रोम्बस वगैरह तो नहीं है। अब आता है टिल्ट टेबल टेस्टिंग। देखिए जो टिल्ट टेबल टेस्टिंग होती है ना, ये हम करते हैं इन केस ऑफ रिकरेंट सिंकपी, इट इज डन इन केस ऑफ रिकरेंट सिंकपी। एक बार बंदा गिर गया तो ना उसको टिल्ट टेबल लटका दोगे, नहीं, इट इज डन फॉर रिकरेंट सिंकपी। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, ये फर्स्ट एपिसोड है और ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता बिकॉज ये होगा तो दो आपको दो स्टेप मिलेगी, एक स्टेप मिलेगी टिनिटस की, मिलेगा वर्टिगो की, ये नहीं हो सकता। तो आंसर इज ईसीजी टू रूल आउट एट्रियल फिब्रिलेशन। पेशेंट को डायबिटीज है विद कंफ्यूजन विद टेकिपनिया, पेशेंट को टेकिपनिया है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, वाइटली अनस्टेबल है, शुगर 420 है, कीटोन्स पॉजिटिव है। तो बेसिकली सिंपल फंडा है, इट्स अ केस ऑफ डीके। अब डीके में करना क्या होता है, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट टू डू इन डीके। ठीक है गाइस, अगर शुगर बढ़ा हुआ है, आरबीसी हाई है, अगर आरबीएस बहुत हाई है प्लस कीटोन्स पॉजिटिव है, फर्स्ट स्टेप इज एबीजी। आप करोगे एबीजी टू लुक फॉर पीएच एंड पोटेशियम लेवल्स। आपको दो चीजें करनी है एबीजी में, आपको पीएच चेक करनी है, आपको पोटेशियम लेवल्स चेक करने हैं पेशेंट के। अगर पेशेंट का पोटेशियम कम है तो यू हैव टू गिव इंसुलिन रेगुलरली। तो फर्स्ट स्टेप इज एबीजी, सेकंड स्टेप इज आईवी फ्लूइड्स, सेकंड स्टेप इज आईवी फ्लूइड विच इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस बोल सकते हैं, आईवी फ्लूइड्स। फिर आपको चेक करना है पोटेशियम। पोटेशियम अगर लेस देन 3.3 है या 3.3 टू 5.3 है या फिर मोर देन 5.3 है, अगर इससे कम है तो यू हैव टू गिव फर्स्ट पोटेशियम। तो आपको पोटेशियम करना पड़ेगा इन्फ्यूजन। अगर 3.3 टू 5.3 है यू हैव टू गो फॉर इंसुलिन प्लस पोटेशियम। अगर 5.3 है तो ओनली इंसुलिन, you have to go for only insulin। तो गाइज इंसुलिन का डोज होता है यूजुअली 0.1 यूनिट पर केजी बोलस, दिस इज बोलस फॉलोड बाय 0.1 यूनिट पर केजी इन्फ्यूजन। आपको याद रखना है डीके का मैनेजमेंट ऐसे ही होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज एबीजी, आप पहले करोगे एबीजी, आंसर इज एबीजी, फ्लूइड देंगे उसके बाद, दिस इज सेकेंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, दिस इज फोर्थ स्टेप। सिंपल गाइज, क्वेश्चन डीके पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, इवन आईएनए वाले पूछते हैं, नीट वाले पूछते हैं, तो ढंग से पढ़ना है। डीकेए ए डायबिटिक फास्टिंग शुगर है 160 जो कि बढ़ी हुई है। व्हाट विल यू एडवाइस रिगार्डिंग नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, पूछ रहा है क्या करोगे। तो गाइज इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। क्या बोलते हैं इसको, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। ये बात एकदम याद रखनी है ढंग से। इसमें क्या होता है, इसमें देखो कुछ चीजें हैं। पहला इसमें है नाम ही है, फर्स्ट न्यूट्रिशन प्लस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन लाइक एक्सरसाइज। हमारे लिए मेन है न्यूट्रिशन। सो गाइस न्यूट्रिशन क्या करना है आपको, पहला है कार्ब। जो कार्ब है वो आपको उनसे 50-60% कैलोरी लेनी है, और कार्ब शुड बी कॉम्प्लेक्स। सेकेंड है फैट, सॉरी पहले लेते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन होना चाहिए कम से कम होना चाहिए 15% आपकी डाइट में।
थर्ड, फेट होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 30%, जिसमें से 10% से कम होना चाहिए सैचुरेटेड फेट। तो मेनली हमें क्या लेना है, मेनली हमें लेना है मूफा एंड पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये आपको लेना ही लेना है। और इसमें आपको लेना है 100 to 200 ग्राम्स ऑफ फिश पर वीक, ये आपको लेनी है, ठीक है गाइस। इसके अलावा में 4th चीज़ आपको लेनी है डाइटरी फाइबर्स। क्या लेनी है आपको, डाइटरी फाइबर, जो होना चाहिए 20 से 40 ग्राम पर डे, 20 से 40 ग्राम पर डे आपको होना चाहिए, ठीक है गाइस। फिर आपका बचता क्या है, सोडियम होना चाहिए लेस देन 2.3 ग्राम और सोल्ट होना चाहिए लेस देन 5 ग्राम पर डे, और 150 मिनट्स सबको पता है पर वीक एक्सरसाइज। तो पहला ऑप्शन है 80 mg, नहीं ये होना चाहिए 40 mg। 5 ग्राम सोडियम नहीं, सोडियम होना चाहिए लेस देन 2.3 ग्राम, गलत। कैलोरी फ्रॉम फैट्स, ये ट्रू है, नहीं 50%। तो आंसर हियर इज ऑप्शन सी। सो गाइज, HIV पेशेंट है, शीजन कफ फीवर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद CD4 काउंट इज 45, नेम द एजेंट। गाइज इस पे बहुत लोग गलत आंसर लगा देते हैं। द आंसर हियर इज, पहला देंगे एक्सरे, दिस इज लोबार इन्फेक्शन, दिस इज लोबार निमोनिया, एंड ऑल दी ऑप्शन जो दिए गए, सारे ऑप्शन जो हैं ये दे ऑल कॉजेस ब्रोंकोनिमोनिया। सो आंसर हियर इज न्यूमोकोकस। गाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि HIV का पेशेंट है तो उसके अंदर यू हैव टू आंसर आइदर यू हैव टू आंसर 0 वैसे या टू मेक, ऐसा नहीं है, बहुत अलग अलग होते हैं इन्फेक्शंस। आपको दिखाने वाला हूँ फोटो ऑफ न्यूमोसिस्टिस जिरोविसा कैसे दिखता है। दिस इज हाउ इट लुक्स, यू कैन सी पूरी रेटिकुलर न्यूरो शेडो दिख रही है पूरी आपको। दिस इज न्यूमोसिस्टिस इन्फेक्शन, दिस इज न्यूरोसिस्टिस इन्फेक्शन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर जिरोविसा इज CCT। इफ CT इज नॉर्मल, गाइज इफ CT नॉर्मल है अगर, देन इट रूल्स आउट द डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोसिस्टिस निमोनिया। इतना इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये नॉर्मल है देन इट कैन नॉट बी ए केस ऑफ न्यूमोसिस्टिस इन्फेक्शन। सो गाइज याद रखना है आपको, मेक इन्फेक्शन होते हैं लेस देन 50 पे, बट ऐसा नहीं है कि दिस एक्सरे इज सजेस्टिव ऑफ लोअर इन्फेक्शन, ठीक है गाइज। ये क्वेश्चन आया था आपके 1-2 साल पहले आया था क्वेश्चन, ये आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। और कोई भी दिक्कत आती है आपको, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनानी है आपकी क्वेश्चन वाली, तो उसमें और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बट आपको याद रखना है ये क्वेश्चन कि इसका आंसर है इको, ठीक है गाइस, बिकॉज ये पेशेंट को है एओर्टिक डिसेक्शन एंड वी हैव टू गो फॉर TEE बिकॉज द पेशेंट हियर इज अनस्टेबल, पेशेंट अनस्टेबल है। हम करेंगे इको और साथ में देंगे IV फ्लूइड्स। क्या देंगे साथ में? IV फ्लूइड्स, ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। अगर पेशेंट स्टेबल होता है देन आंसर शुड बी CT चेस्ट, बट पेशेंट अनस्टेबल है, एक्सरे का कोई रोल नहीं है, ट्रोपिस का कोई रोल नहीं, ठीक है गाइस। बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी करें, मस्त रहेंगे, अच्छी से पढ़ाई होगी, मजे करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को फैलाएं थोड़ा, ठीक है।